नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह कोलकाता में CFSL कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का काम हुआ है। उन्होंने कहा, फॉरेंसिक साइंस के बगैर समय पर न्याय दिलवाना और दोष सिद्धि की दर बढ़ाना संभव नहीं है। अमित शाह ने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस के उपयोग से सभी चुनौतियों का समाधान ढूंढकर समाज को अपराध रहित बनाने के लिए सरकार प्रयासरत। इसके साथ ही गृह मंत्री विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान विशेष संगठनात्मक बैठक में भी भाग लेंगे। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेपर्दा करने के लिए सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन विदेशी दौरे पर है। इसी कड़ी में कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंचा। शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए एकजुटता व्यक्त की है। हमारी सारी बैठकें सार्थक रही हैं। मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त BN रेड्डी ने कुआलालंपुर स्थित उच्चायोग में जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के संकल्प से अवगत कराया। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब किया जा रहा है। एनसीपी-एसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में डेलीगेशन इथियोपिया के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 7 ने अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रुप में शामिल भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब मिला। उन्होंने कहा, इथियोपिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जो एकजुटता दिखाई है। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने अदीस अबाबा में कहा कि पिछले 5 सालों में कश्मीर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पाकिस्तान को कश्मीर का विकास नहीं देखा गया। आतंक के जरिए पाकिस्तान कश्मीर के विकास पर रुकावट डालना चाहता था। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 45 सालों से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तो हमारा जवाब बहुत ही उग्र होगा। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रुप 6 मैड्रिड पहुंचा, जहां भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने उनका स्वागत किया। आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि ये इस दौरे का उनका आखिरी पड़ाव है। उन्होंने कहा कि हम अपना संदेश देंगे कि भारत और पूरी दुनिया से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह 2 फ्रांस, इटली और डेनमार्क की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद लंदन पहुंचा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम यहां आतंकवाद पर अपना रुख प्रभावी ढंग से रखेंगे। हमें विश्वास है कि हमें यहां भी वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा हमें उन 3 देशों में मिला है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया के दौरे पर है। मोनरोविया में लाइबेरिया के प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी के प्रतिनिधि सेको एस्कर ने और लाइबेरिया में भारत के राजदूत मनोज बिहारी वर्मा ने उनका स्वागत किया। श्रीकांत शिंदे ने कहा, लाइबेरिया के भारत के साथ काफी समय से बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। हम एक दूसरे के लिए विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता का संदेश लाइबेरिया में अच्छी तरह से सराहा जाएगा। वहीं लाइबेरिया के प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रतिनिधि सेको एस कन्ने ने कहा, हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, पूरे विश्व को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ खड़े होने की है जरूरत।
भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन अल्जीरिया के दौरे पर है। वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। वैजयंत पांडा ने कहा, पाकिस्तान ने अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल आतंकवादी प्रशिक्षण वित्त पोषण के लिए किया है। पाकिस्तान ने अतीत में कई बार ऐसा किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए हैं। 3 से 5 जून तक ब्राजील के ब्रासिलिया में ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू की टीम ने दुर्ग में विजय भाटिया के 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। भाटिया के घर पर 2 साल पहले ईडी ने छापेमारी की थी, तब से वो फरार चल रहा था। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का 25वां संस्करण रविवार 1 जून को तिरंगा रैली के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली में इस रैली में भाग लिया। मनसुख मांडविया ने कहा कि ये कार्यक्रम न केवल फिटनेस में साइकिल चलाने की बड़ी भूमिका का संदेश दे रहा है, बल्कि भारत के सशस्त्र बलों के प्रति सामूहिक श्रद्धांजलि भी है। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी बाग ने रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा, हमें भारतीय सेना और अपने देश पर गर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में एक राष्ट्रीय चुनाव मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मैराथन नहीं, बल्कि बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज का ये आयोजन एक राष्ट्रीय चुनाव के विचार को गति देगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को पाकिस्तान से जुड़े या जासूसी के एक मामले में देश के 8 राज्यों में 15 स्थानों पर एक सघन तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आज डिजास्टर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लोगों को आपात स्थिति के लिए कैसे तैयार रहना है, इस बात की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कार्यभार संभाल लिया है। राजीव कृष्णा 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले संगठन सृजन अभियान के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी करने में जुटी है। इस बीच कांग्रेस ने 11 ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंबई के फोर्ट इलाके में एक फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में एक सड़क हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के अनुसार कटौला के समीप आईआईटी कमांद पुल के पास एक महिंद्रा पिकअप पुल के किनारे से टकरा गई। लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया, तो तेज प्रताप यादव ने अब भावुक पोस्ट की है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, मम्मी पापा मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में समाई है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या पैदा हो गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिब्रूगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जलभराव और प्राकृतिक बाढ़ ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। लगातार बारिश से जगह जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ एक हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। 29 मई से असम में लगातार बारिश जारी है। राज्य में अब तक 3 मौत की पुष्टि भी हुई है। असम के 12 जिलों के 20 राजस्व सर्कल और 175 गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं।
मिजोरम में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य में हुई लगातार बारिश से कई इमारतें ढह गई हैं और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मणिपुर में 3 दिनों से भारी बारिश के चलते राजधानी इम्फाल के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। सिक्किम के मंगन जिले में मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाले फिदांग बेली ब्रिज का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से मंगन जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रीनगर में भी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने लगा, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। पूर्वानुमान के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि करदाताओं की सेवा करना कर विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है और उन्हें ये कार्य पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 24 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस के लिए वर्तमान में खोजे जा रहे कुल क्षेत्र का 76% हिस्सा 2014 से एक्टिव एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत आ गया है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस के लिए खोजे गए क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर 10% करने में सफल रही है, जो जल्दी ही 15% तक पहुंच जाएगा। एक प्रमुख डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार सोलर पीवी ने 2024 में $329.1 बिलियन का निवेश प्राप्त किया। इसके विपरीत ऑनशोर विंड इन्वेस्टमेंट $151.2 बिलियन था, जबकि ऑफशोर विंड इन्वेस्टमेंट 2024 के अंत तक $69.6 बिलियन तक पहुंच गया। एशिया प्रशांत एपीएसी क्षेत्र 2024 में सोलर फोटोवोल्टिक पीवी के लिए 1.18 टेरावाट और विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिए 0.67 टेरावाट के साथ सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा। बेहतर जीडीपी वृद्धि दर से वित्त वर्ष 2026 में कॉर्पोरेट आय में सुधार हो सकता है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रही, जो इस बात का संकेत है कि विकास में तेजी आ रही है। भारत सरकार को अप्रैल 2025 के लिए 2,79,288 करोड़ रुपए कुल प्राप्तियों के कॉरस्पॉन्डिंग बजट अनुमान 2025-26 का 8% प्राप्त हुआ है। इसमें केंद्र को शुद्ध 1,89,669 करोड़ रुपए का राजस्व, 67,160 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व और 22,459 करोड़ रुपए का गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल है। भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह का अंत सतर्कता के साथ किया, जो कि कंसोलिडेशन का लगातार दूसरा सप्ताह था।
विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक व्यापार तनाव और घरेलू नीति विकास को लेकर आशंकाओं के बीच बाजार का प्रदर्शन सुस्त रहा। अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति निर्णय के इंतजार में निवेशकों की प्रतिक्रिया के साथ बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में पूरे सप्ताह उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2025 के पहले 5 महीनों में बजट कैटेगरी के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस वर्ष जनवरी मई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और मुंबई में कुल रजिस्ट्रेशन से एकत्रित राजस्व रिकॉर्ड हाई रहा। अनरॉक ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले 5 महीनों में मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से एकत्र कुल राजस्व लगभग 5,695 करोड़ रुपए था। ये पिछले साल की इसी अवधि जनवरी मई 2024 की तुलना में 17% अधिक है, जब एकत्र राजस्व लगभग 4,860 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया था। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहले 17 महिला एनडीए कैडेट्स पास आउट के बैच की सराहना की। 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच ने 148वें कोर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश का कहना है कि देश के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई 2047 तक विकसित भारत बनने की कुंजी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2026 में अपने मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद, वित्तीय क्षेत्र और सस्टेनेबल विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कभी खेतों में फेंक दिए जाने वाले केले के तने अब ग्रामीणों के लिए रोजगार और पहचान का साधन बन गए हैं। केले के रेशे से बने पर्स, साड़ी और जैकेट अब इको फ्रेंडली फैशन की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.99 बिलियन डॉलर की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 692.72 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.52 बिलियन डॉलर बढ़कर 586.17 बिलियन डॉलर हो गई। देश का स्वर्ण भंडार घटक के मूल्य में भी जबरदस्त वृद्धि हुई, जो 2.37 बिलियन डॉलर बढ़कर 83.58 बिलियन डॉलर हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया, जिसमें 22 वर्षों में 15% वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत को विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने में सहायता के लिए आंध्र प्रदेश पूरी तरह से तैयार है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां के लोगों के जीवन और रहने, काम करने की स्थितियों को बदलने का एक अनूठा अवसर है, जिसका लक्ष्य बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता का जीवन स्तर प्रदान करना है। भारत चिली सीईपीए वार्ता का पहला दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सीईपीए का उद्देश्य भारत और चिली के बीच व्यापार और वाणिज्य संबंधों को पूरी क्षमता को खोलना, रोजगार, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की को कड़ा संदेश देते हुए केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइन को टर्किश एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को 3 महीने के भीतर खत्म करने का निर्देश दिया है। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 विमान लीज पर लिए थे, जिसकी मियाद 31 मई तक थी। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनुमति को 6 महीने तक बढ़ाने से मना कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम का भंडार और बढ़ा लिया है। सत्रह मई तक ईरान ने 60% तक संवर्धित 408.6 किलोग्राम यूरेनियम जमा कर लिया है। इससे पहले फरवरी में जारी पिछली रिपोर्ट में ये मात्रा 274.8 किलोग्राम बताई गई थी। IAEA ने ईरान से तत्काल अपना यूरेनियम कार्यक्रम रोकने की मांग की है।
स्पेस एक्सप्लोरेशन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए $1 अरब के नए निवेश का प्रस्ताव दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले सप्ताह से स्टील के विदेशी आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की योजना बना रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी BELA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है और शत्रु राज्य के सभी सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को पंगु बना दिया है। सूडान में खासतौर से राजधानी खार्तूम में हैजा के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए सूडान की सरकार ने बताया कि हैजा के टीके की 29 लाख से अधिक डोज प्राप्त की गई हैं। खार्तूम में एक हफ्ते में हैजे के 2729 नए संक्रमण के मामले सामने आए और 172 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। नाइजीरिया के मध्य नाइजर प्रांत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 151 हो गई है। शनिवार को 50 से अधिक शव बरामद किए गए तो वहीं 11 घायल लोगों को बचा लिया गया। बुधवार को हुई भारी बारिश ने मौका में तबाही मचा दी है, जिससे कई आवासीय घर जलमग्न हो गए और वो बह गए। बाढ़ से अब तक कुल 503 परिवार के 318 लोग प्रभावित हुए। दक्षिणी स्विट्जरलैंड में हिमनद मलबे के ढेर के पीछे फंसी पानी की एक झील ने एक गांव को दफना दिया और एक नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे अल्पाइन घाटी में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। सीरिया के सूचना प्राधिकरण प्रमुख हमजा अल मुस्तफा ने कहा कि देश में बार बार होने वाले इजरायली हमलों से निपटने के लिए इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हो गई है, जो कि 1974 के विघटन समझौते के प्रवर्तन पर केंद्रित है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने हमास को चेतावनी दी है कि वो गाजा युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पेश किए गए समझौते को स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हमास ने कहा कि वो गाजा में इजराइल के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में संशोधन चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत ने हमास द्वारा प्रस्ताव को ठुकराने की बात कही है। इजराइल ने सीरिया के तटीय प्रांतों टार्टस और लताकिया में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें पूर्व विशेष बल मुख्यालय और नागरिक क्षेत्रों के पास स्थित सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को 1 साल के लिए रिन्यू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे। IPL 2025 के क्वालिफायर 2 मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला आज पंजाब किंग्स से होगा। जीतने वाली टीम RCB के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी। मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग के चैंपियनशिप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला पहलवानों ने प्रतियोगिता में कुल 8 पदक हासिल किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 कांस्य और 2 रजत पदक रहे। भारत की ओर से रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में, अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में, हर्षिता ने 72, तो नेहा और मुस्कान ने 57 और 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। बिहार 8 से 10 जून तक राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। महिला विश्व कप में कुल 14 टीमें भाग लेंगी। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से हराने में सफलता पाई। PSG के लिए डिजायर दुए ने 2 गोल करके टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। PSG ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 3 गोल किए। AC मिलान फुटबॉल क्लब ने मैसिमिलियानो अलेग्री को दोबारा टीम का कोच नियुक्त किया है। अलेग्री इससे पहले AC मिलान क्लब के साथ साल 2010 से 2014 तक मैनेजर के पद पर रहे थे। भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक, जबकि धावक अनिमेश कुजूर ने कांस्य पदक जीता।
फ्रेंच ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर ने आसान जीत के साथ चौथे दौर में प्रवेश किया। सिनर ने जिरील लेहेका को सीधे सेट में हराने में सफलता पाई। छठी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। जोकोविच ने तीसरे दौर में फिलिप मिसोली को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी। नमस्कार।